तो देखो, बोन्स के बाद मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं कंपेयर करूंगा बोन्स और कार्टिलेज को। मैं वो कार्टिलेज का पहले टीएस बता देता हूं। टीएस ऑफ कार्टिलेज देखो, फिर मैं कंपेयर करूंगा बोन्स और कार्टिलेज को कि कार्टिलेज में क्या मतलब उसका टीएस कैसा होता है। तो देखिए, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखा जाए इसे, तो यहां भी ये बाहर की तरफ जो लेयर है इसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। जैसे बोन्स में पेरिऑस्टियम होता है, इसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे कहते हैं लैक्यूने। यहाँ पे लेमले नहीं होता, लैक्यूने होता है। और लैक्यूने के अंदर आप देखेंगे ऐसे, देखो तो इस तरह के आपको मिलेंगे एक से ज्यादा, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक से ज्यादा ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो ऐसे, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। जैसे वहां पर ऑस्टियोसाइट था, यहाँ कॉन्ड्रोसाइट होता है। और आप देखेंगे ऐसे, ये इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, ये इसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इसका नॉन कैल्सिफाइड होता है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसमें इतना हार्डनेस नहीं होता। देखिए, ये इसके फाइबर्स वगैरह होते हैं। तो देखो, ये इसका क्या बताओ, नॉन कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है, और ये इसके फाइबर्स होते हैं। ठीक है ना? आप देखेंगे यहां भी सेल्स वगैरह वही है। देखो, यहां भी देखोगे आप ऐसे इस तरह के, यहाँ पे ये कॉन्ड्रोब्लास्ट टाइप ऑफ सेल्स होता है। देखो यहाँ पे ये कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है यहाँ पे। जैसे वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट था, यहाँ क्या होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है। तो ये तो आपका हो गया कार्टिलेज का टीएस। अब अगर आप इसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे, देखिए अगर मैं आप कंपेयर करूं, देखो ऐसे, एक मिनट लाइट को थोड़ा और ठीक करता हूं। ठीक है बच्चों, लाइट वगैरह ठीक से दिख रहा है ना? चलिए, अब देखो, अब मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, देखो ऐसे, बोन्स को और कार्टिलेज को। देखिए, तो बोन्स और कार्टिलेज को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंस आपके सामने है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बोन्स जो होता है ये सॉलिड है एंड नॉन प्लायबल है। कार्टिलेज को रिलेटिवली कहते हैं, रिलेटिवली लेस सॉलिड होता है, लेस हार्ड होता है, एंड प्लायबल कहते हैं।
नॉन प्लायबल मीन्स अगर आप देखो बोन्स को आप मोड़ नहीं सकते ना, बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। प्लायबल मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्टिलेज को बैंड कर सकते हैं बट बोन्स को बैंड नहीं कर सकते, वो उसमें इलास्टिक नेचर नहीं होता। अगर बोन्स को बैंड करेंगे तो बोन्स टूट जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखो कि ये प्लायबल है, ये नॉन प्लायबल होता है, ऐसे लिखा हुआ आपके बुक में, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लायबल क्यों है। इसका आंसर क्या है, देखो इसका आंसर ये है कि इसमें सॉलिड मैट्रिक्स होता है, सॉलिड मैट्रिक्स है जिसको आप कैल्सिफाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसमें देखो फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड लाइक नॉन कैल्सिफाइड मैट्रिक्स कहते हैं, नॉन कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है इसमें, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, क्योंकि जानते हैं कि इसके सॉलिड मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो ये नॉन कैल्सिफाइड है, इसमें कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। और इसके मैट्रिक्स में देखो या इसके पूरे स्ट्रक्चर में कैल्शियम फॉस्फेट का अमाउंट काफी ज्यादा मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम फ्लोराइड भी होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो मैट्रिक्स है इनऑर्गेनिक रिच मैट्रिक्स होता है, इनऑर्गेनिक रिच मैट्रिक्स कहते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक रिच मैट्रिक्स होता है, ऑर्गेनिक रिच मैट्रिक्स होता है। मतलब बोन्स के अंदर याद रखना कि बोन्स में इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा मिलेगा आपको। अगर कंपोजिशन देखेंगे आप तो 60 to 70% जो इसमें होता है वो तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट ही होता है बोन्स के अंदर, जबकि कार्टिलेज में ज्यादा अमाउंट ऑर्गेनिक पार्ट का होता है। तो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स आपका मिलेगा कहां बताओ, इनऑर्गेनिक रिच मैट्रिक्स ये बोन्स का होता है, और ऑर्गेनिक रिच मैट्रिक्स क्या बताओ, कार्टिलेज का होता है। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर देखो, तो इसके मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है बोन्स में, मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह मिलता है। और देखो इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें जो फाइबर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कोलेजन फाइबर ही होता है। देखो ये कोलेजन फाइबर है यहाँ पर, ये कई तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स यहाँ मिलता है देखो। और यहाँ एक्चुअली, और इसको टाइप 1 फाइबर भी कहा जाता है, इसको टाइप 1 कहते हैं। इसमें टाइप 2 फाइबर होता है, टाइप 2 फाइबर मिलता है, कोलेजन फाइबर, जिसका स्ट्रेंथ कम होता है, लेस स्ट्रॉन्ग कहते हैं इसको, लेस स्ट्रेंथ होता है इसका। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, कोलेजन को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए इसके बाद देखो और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, आप देखिए ऐसे बोन्स में और कार्टिलेज में। तो बोन्स में आप जानते हैं यहाँ पे लेमिले प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में लेमिले नहीं होता। इसके बाद इसके लैकुने में सिंगल ऑस्टियोसाइट होता है, सिंगल ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इसके लैकुने में मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट होता है, मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं।
लैकुने में कॉन्ड्रोसाइट का नंबर 1 से क्या होता है बताओ, ज्यादा होता है कार्टिलेज में। लैकुने में सिंगल ऑस्टियोसाइट था, है ना। इसके बाद देखिए बोन्स जो होता है ये हाईली वैस्कुलर होता है, जबकि कार्टिलेज जो होता है ये नॉन वैस्कुलर, ये ए वैस्कुलर होता है। ब्लड वेसल्स या नहीं मिलते, ये ए वैस्कुलर होता है। ब्लड वेसल यहाँ पे क्या बताओ, ये एब्सेंट होता है। याद रखना ये एक्सेप्शन भी है, कनेक्टिव टिश्यूज का ये एक्सेप्शन है। देखो दो ही ऐसा होता है, देखो एक तो कार्टिलेज ए वैस्कुलर होता है और दूसरा जो मैंने टेंडन बताया था, टेंडन स्किन की सप्लाई है, ना के बराबर कहते हैं वहां पर। तो ये दो ऐसे एक्सेप्शन है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज में जहां ब्लड वेसल्स या तो नहीं है या बहुत कम होता है। कार्टिलेज एक्सेप्शन है कनेक्टिव टिश्यूज का, क्योंकि ये ए वैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखिए बोन्स कहते हैं, इसका बोन्स का बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। दो डायरेक्शन में बढ़ता है ये, और इसका ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, है ना। आप जानते हैं यहाँ बोन मैरो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसा कोई मैरो कैविटी नहीं होता। मैरो फ्लूइड यहाँ पे क्या बताओ एब्सेंट होता है कार्टिलेज में। तो ब्लड सेल्स के बनाने की कैपेसिटी बोन्स में होता है, मैरो में ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं होता। टाइप 1 कहते हैं इस फाइबर को, टाइप 1 फाइबर कहते हैं, टाइप 1 जो स्ट्रॉन्ग होता है। कार्टिलेज का स्ट्रेंथ इतना नहीं होता, टाइप 2 फाइबर्स होते हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बताया कुछ बेसिक डिफरेंस है बोन्स और कार्टिलेज के बीच का। अब मैं बता रहा हूं कि बोन्स के भी अलग अलग टाइप हैं और कार्टिलेज के भी टाइप होते हैं, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। ये लिख लिया सबने? अरे बोन मैरो तो केवल बोन्स में ही होगा ना, बोन मैरो तो केवल बोन्स में ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही बोन मैरो है इसका। और ये बोन मैरो आप जानते हैं, बोन मैरो रेड बोन मैरो भी होता है, येलो बोन मैरो भी होता है, और रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। कार्टिलेज में ऐसा कोई ब्लड सेल्स फॉर्मिंग कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है ना। फिर और भी कई सारे डिफरेंस देखो, कहते हैं हैवर्सियन कैनाल ये मिलता है मैमल्स के लॉन्ग बोन में, मेमेलियन लॉन्ग बोन, जबकि ये कैनाल, ऐसा कैनाल कार्टिलेज में नहीं मिलता। हैवर्सियन कैनाल याद रखिएगा ये मैमल्स के लॉन्ग बोन की कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कैनाल कार्टिलेज में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे याद रखिएगा। और देखो अब मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ बोन्स। तो बोन्स के मेनली 3 टाइप होते हैं। देखो मैमल्स वगैरह में बोन्स के 3 टाइप बताए जाते हैं। देखिए एक कहते हैं कार्टिलेजिनस बोन होता है, और इसको रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं। दूसरा डर्मल और मेम्ब्रेनस बोन होता है, डर्मल और मेम्ब्रेनस बोन कहते हैं। और तीसरा सिसेमोइड बोन होता है।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द बोन, इसी देखो मोस्टली बोन्स ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है देखो, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज कार्टिलेज होता है ना, एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजेस जो होते हैं मोस्टली, ये बोन्स में ऑसिफाई हो गया। देखो कहते हैं इसका क्या हो गया, इसे कहते हैं ऑसिफाइड इनटू, क्या हो गया इसका, ऑसिफिकेशन हो गया। देखो ऑसिफिकेशन कहते हैं, और ऑसिफिकेशन के बाद वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये याद रखिएगा कि आपकी बॉडी के जो मैक्सिमम बोन्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो कार्टिलेज के फॉर्म में ही था। हेलाइन कार्टिलेज वगैरह होता है ये में मोस्टली। ये कार्टिलेज ऑसिफाई कर जाता है, हार्ड हो जाता है, ये बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिप्लेसमेंट हो गया। जो कार्टिलेज था वो बोन्स में कन्वर्ट हो गया। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के जो बोन्स होते हैं वो ऑसिफाई हो जाता है, ऑसिफिकेशन कहते हैं इसको। तो रिप्लेसमेंट है, कार्टिलेज जो था वो बोन से रिप्लेस हो जाता है। और मोस्टली आपके बॉडी के मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स, हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स ये कार्टिलेजनस बोन का ही एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, मोस्टली हमारे बॉडी के बोन्स कैसे होते हैं, उसे कार्टिलेजनस बोन कहते हैं, रिप्लेसिंग बोन कहते हैं उसको। रिप्लेसमेंट है, कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो गया। और प्रोसेस का नाम बताओ, ऑसिफिकेशन कहा जाता है। ऑसिफाई होना मतलब बोन में कन्वर्ट होना। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं बात करूं डर्मल बोन्स की, तो देखो ये जो डर्मल बोन्स होता है ये बनता है, इसको इन्वेस्टिंग बोन भी कहते हैं। ये होता है डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन ऑफ mesenchymal plates in the dermis part of skin। आप जानते हो कि आपके बोन्स में, आपके स्किन में दो लेयर होता है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे डर्मिस होता है। इसी डर्मिस में इस तरह के प्लेट्स का डिपोजिशन है। देखो इसे कहते हैं मेसेंकाइमल प्लेट्स। और एक के ऊपर एक प्लेट डिपोजिट होता चला जाएगा तो एक बोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को डर्मल बोन, इन्वेस्टिंग बोन कहते हैं, इन्वेस्टिंग बोन भी कहते हैं इसे, इन्वेस्टिंग बोन भी कहा जाता है। मतलब डिपोजिशन हो रहा है ना, एक के ऊपर एक प्लेट जमा होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे फेशियल बोन्स वगैरह में फ्रंटल कहता है, फ्रंटल बोन आपके क्रेनियम का पार्ट होता है, मिनी फेशियल बोन्स, ये सब एग्जाम्पल है इसी डर्मल बोन्स का। समझ में आ गया बच्चों? और एक टाइप सिसेमॉइड बोन है, आप जानते हैं कि टेंडन के थ्रू बनता है। ये सिसेमॉइड बोन जो बनता है, देखो ये बनता है बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ, बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन कहते हैं, टेंडन। ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनता है। हाँ जी। और एग्जाम्पल जानते हैं इसका, पटेला बोन जो होता है आपका, नी कैप, ये इसका एग्जाम्पल है। टेंडन ऑसिफाई कर जाता है इसमें। हाँ जी, इन्वेस्टिंग बोन हाँ डर्मिस में होता है, स्किन का लोअर पार्ट होता है। देखो पटेला फबेला, बट अब क्वेश्चन ये सब आपसे बेकार पूछना नहीं रह जाना। एग्जाम्पल एक ही याद रखिए पटेला के बारे में, दैट्स ऑल। इन्वेस्टिंग, अरे डिपोजिशन होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताओ? एक के ऊपर एक चीज डिपोजिट हो रहा है ना। मेसेंकाइमल प्लेट्स जो होते हैं ये एक के ऊपर एक जमा होता रहता है धीरे धीरे, और वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा बाद में, और वो बोन्स में कन्वर्ट हो गया, तभी इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गए टाइप्स ऑफ
बोन्स। अब मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में। इसको मिटा दूं अब यहां से बच्चों, लिख लिया सबने इसको? चलिए, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होता है, थंब में नहीं होता, ये जो आपका कार्पल बोन वहां पर मिलता है, वन ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड, बट लीव इट बेटा। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बट आपको उन सबको याद नहीं करना, पटेला याद रखिए, दैट्स एनफ। उलूल जुलूल दिमाग में मत डालो, दिमाग के अंदर कूड़ा कबाड़ा मत डालिए ज्यादा, कोई फायदा नहीं है उसका। समझ में आ गया ना दिवेश पहूजा जी? एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, बट नो नीड टू रिकॉल ऑल दैट एग्जाम्पल्स। नीट आपके लिए बिल्कुल ये पूछना चाहता है कि अब तो क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही है, तो ज्यादा पढ़ना आपके लिए वो कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। आराम से पढ़ो, बिल्कुल सिंपल तरीके से चीजों को पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और देखिए कैसे फिर 360 नंबर आता है। चलो यहाँ देखो, कार्टिलेज के बारे में देखिए अब। तो कार्टिलेज के 3 टाइप होते हैं बेटा। एक हेलाइन कार्टिलेज होता है, हेलिन कार्टिलेज कहते हैं, हेलिन कार्टिलेज। एक तो देखो इसमें इलास्टिक कार्टिलेज होता है, और एक को फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये 3 तरह के कार्टिलेज है, हेलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। और इनमें क्या फर्क है देखिए, मेनली मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। हेलिन कार्टिलेज में कहते हैं जो इसका फाइबर होता है वो बहुत फाइन फाइबर होता है, बिल्कुल इनविजिबल टाइप रहता है, वो नजर नहीं आता आपको, तो ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स लगता है इसका। ये फाइबर इतने पतले होते हैं कि आपको नजर ही नहीं आएगा। तो इसमें कहते हैं वेरी थिन फाइन, फाइन कोलेजन फाइबर होता है इसमें। और इस कार्टिलेज में कहा जाता है कि इसका एक सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक मैट्रिक्स है इसका। फाइबर यहां पर होते हैं, फाइबर यहां पर होते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है, काफी थिन फाइबर होता है, इनविजिबल टाइप का होता है, तो आपको ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स नजर आएगा इसमें। याद रखिएगा, हाइलिन कार्टिलेज में भी फाइबर्स होते हैं, वेरी थिन फाइन कोलेजन फाइबर इज देयर। देखो कोलेजन के कई टाइप होते हैं, कोलेजन फाइबर के कई टाइप होते हैं, उसमें जो सबसे फाइन फाइबर होता है इसका वो मिलता है हेलाइन वाले पार्ट में। फिर देखो इलास्टिक कार्टिलेज में देखिए आप, यहां देखो, आप देखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज में यहां पर येलो इलास्टिक फाइबर मिलता है। देखो ये फाइबर यहाँ विजुअल है, और इस फाइबर को यहाँ क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं येलो इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं इसे। तो फाइबर का ही फर्क है ना। और यहाँ देखिए फाइब्रस वाले पार्ट में देखो, यहाँ आपको काफी थिक, देखो वेल डेवलप्ड कोलेजन फाइबर है। देखो यहाँ पर, देखो इसे कहते हैं यहाँ पर ये वेल डेवलप्ड
relatively stronger कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं यहाँ, इसको फाइब्रस कहते हैं। अब कौन सा कार्टिलेज कहां मिलता है वो देखिए। जैसे आप जानते हो ये मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज होता है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में यही होता है, मोस्ट एबंडेंट कहते हैं। जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी ये हड्डियां देखिए ऐसे, तो हड्डी के टॉप एंड पे देखो ये इस तरह का, ये एक आर्टिकुलर कार्टिलेज कहता है, जो दूसरे बोन से लगा होता है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर इसका। तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और ये कार्टिलेज भी हेलाइन कार्टिलेज ही होता है, लॉन्ग बोन्स के एंड पे मिलता है ताकि दूसरे बोन के साथ वो फ्रिक्शन ना करे। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो एक तो ये हो गया, देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं इसको, लॉन्ग बोन्स के एंड पे होता है। इसके अलावा देखो जो कॉस्टल कार्टिलेज वगैरह होता है आपके रिब्स में, ये रिब्स में मिलता है ना, कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं इसको। या फिर ट्रैकियल विंग्स वगैरह होता है, देखो ट्रैकियल विंग्स वगैरह होता है, ये सब हेलाइन कार्टिलेज का एग्जांपल है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज हमारे बॉडी में हेलाइन कार्टिलेज का एग्जांपल होता है। ठीक है बच्चों? और देखो टिप ऑफ नोज पे आपके ईयर पिन्ना में एपिग्लॉटिस वगैरह जो होता है, ये सब इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जांपल है। अरे कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है बताओ? जो रिब्स जहां पर जुड़ता है आपकी स्टर्नम से, रिब्स का वो पार्ट जो स्टर्नम से जुड़ता है उसी को कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। देखा होगा ना, रिब्स जो होता है, जैसे मान लो स्टर्नम है, देखो ये स्टर्नम है, ये आपके रिब्स है, तो रिब्स का ये वाला पार्ट देखो, ये देखो रिब्स है आपका ना, और ये स्टर्नम है, तो रिब्स जहां पर स्टर्नम से जुड़ता है वो पार्ट, ये देखो ये वाला एरिया, इसी को कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। समझ में आ गया? तो जहां पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, देखो टिप ऑफ नोज कहते हैं, ये जो ईयर पिन्ना होता है ये सब फ्लेक्सिबल होता है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस, टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना। और देखो जहां स्ट्रेंथ चाहिए आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी विद स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो फाइब्रस होता है। देखो जैसे आप जानते हो कि ये जो आपका, ये देखो ये आपकी दो अलग अलग वर्टिब्री है, देखिए ये क्या है, हमारा वर्टिब्री है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स है, और इसके बीच में देखिए आप ऐसे, ये वर्टिब्री है देखो, और इसके बीच में ये जो क्या कहते हैं बताओ इसको, इसका नाम क्या होता है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है इसे इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। देखो दो वर्टिब्री के बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है, और ये फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल होता है। और एक और देखो एग्जांपल, एक तो ये हो गया, देखो दूसरा एग्जांपल देखिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये पढ़ा होगा आपने, प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ पेल्विक गडल, ऑफ पेल्विक गडल। यहां भी क्या मिलता है बताओ, फाइब्रस कार्टिलेज ही होता है, जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो यही दो एग्जांपल पूछा जाता है आपसे, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, स्पेस बिटवीन द टू वर्टिब्री,
of vertebral column and a structure called pubic symphysis of pelvic girdle. यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलता है fibrous cartilage. समझ में आ गया बच्चों? बट ये चीज याद रखिएगा, कार्टिलेज चाहे कोई भी हो, कार्टिलेज में सब में एक चीज कॉमन है, कार्टिलेजेज आर एवास्कुलर. कार्टिलेजेस में ब्लड वेसल्स नहीं मिलते. देखो सब में फाइब्रोब्लास्ट होगा, सब में मैट्रिक्स होगा, है ना, लेकिन ब्लड वेसल्स कहीं नहीं मिलता. ये क्वेश्चन पहले आपके डीपीएमटी में पूछा गया था कि कार्टिलेज में कॉमन क्या है, तो कार्टिलेजेस आर हाईली एवास्कुलर, ब्लड वेसल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. स्टर्नम फाइबर क्या होता है? अरे ग्रोथ वहां सेल्स के डिवीजन से होता है. अरे स्टर्नम तो बोन है ना, वहां फाइबर्स कहां से? वो तो वहां तो कोलेजन फाइबर होगा. आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है ये भी हेलाइन कार्टिलेज का एग्जांपल है, अलग से नहीं होता. अरे रिब्स में कार्टिलेज कहां से हो गया? रिब्स का एंड वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, जो हेलाइन होता है. अरे बता तो दिया, कॉस्टल कार्टिलेज. कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है बताओ? ये रिब्स का वो पार्ट है जो स्टर्नम से जुड़ता है. समझ में आ गया? तो ये मैंने बता दिया आपको टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, and that's all about the supporting connective tissues. हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? अब मैं आपको बता रहा हूं फ्लूइड सीटी के बारे में. इसको मिटाओ यहां से अब. ठीक है बेटा, कार्टिलेजेस को न्यूट्रिशन मिलता है डिफ्यूजन वाले पार्ट से. जैसे एपिथेलिया में कैसे मिलता है, फिर वो वहां तो आपको समझ में आ गया होगा. वहां तो डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है ना. तो जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं है, नियर बाई पार्ट से डिफ्यूज करेगा उसको. अब देखो फ्लूइड सीटी, और देखिए इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में. तो देखो ब्लड फाइबरलेस होता है, और इसमें लिखते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है इसमें, जिसको प्लाज्मा भी कहते हैं, is not synthesized by blood cells. देखो ये दो यूनिक चीज है इसमें. कहते हैं जो ब्लड है वो टिपिकल सीटी नहीं है, टिपिकल कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है. इसके दो कारण है. एक तो ब्लड फाइबरलेस होता है, इसमें कोई फाइबर नहीं होता. और दूसरा कहते हैं इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो प्लाज्मा होता है, उसका फॉर्मेशन ब्लड सेल्स नहीं करते. दूसरी जगह क्या देखा था आपने, जो फाइब्रोब्लास्ट वगैरह होता है, ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह होता है, वो बनाता है उसका प्लाज्मा, मैट्रिक्स बनाता है उसका. लेकिन इसका जो मैट्रिक्स है, इसका फॉर्मेशन उसके सेल्स के थ्रू नहीं होता. तो ये तो एक्सेप्शनल पार्ट है जिसकी वजह से हम ब्लड को टिपिकल सीटी नहीं कहते. ये अलग है थोड़ा आपके टिपिकल कनेक्टिव टिश्यूज से. दो रीजन समझ में आ गया. इसमें कोई फाइबर नहीं है,
और इसका जो मैट्रिक्स है जिसको प्लाज्मा भी कहते हैं, इसका फॉर्मेशन इसके सेल्स के थ्रू नहीं होता। ठीक है ना। फिर देखो ब्लड का आप जानते हैं कि ह्यूमंस की बात करें तो 5 से 5.5 लीटर ये हेल्दी ब्लड वॉल्यूम है। देखो अगर आपकी बॉडी में इतना ब्लड है तो आप हेल्दी हैं। ब्लड का पीएच अल्कलाइन पीएच होता है, आप जानते हैं ये नियर अबाउट 7.4 से 7.6 के बीच में वेरी करता है। जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है स्लाइटली मोर देन 1 कहते हैं। ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है फ्लूइड का, ये 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। वाटर के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं। ठीक है बच्चों। और ये याद रखिएगा कि ब्लड का पूछा है आपसे कि इसके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो ब्लड में देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है इसका, और दूसरा ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। भाई साहब फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता नहीं है तुम लोगों को क्या होता है? मैं फिजिक्स पढ़ाऊं यहां पर तुम लोगों को? बर्नौलीज थ्योरम वगैरह सब भूल गए क्या? अरे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है आपने ना, तो हर फ्लूइड का अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो फिर तो मोर देन 1 होता है, वाटर का 1 लेते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पर ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स कहते हैं, इसके 2 कंपोजिशन होते हैं, और ब्लड सेल्स को ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ब्लड का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं ह्यूमंस बॉडी में, क्या करना है तुम्हें वो जान के प्रोसेस। अपने बॉडी के एक मशीन लेके आओ और किसी मेजर आर्टरी में पंचर करो और सारा ब्लड निकाल लो मशीन के थ्रू और देखो कितना उसका वॉल्यूम आता है। अरे मेजरमेंट होगा ना, मेजरमेंट कोई प्रोसेस होता होगा। ऐसा तो नहीं किसी आदमी का ब्लड निकाल लेंगे पूरा का पूरा बॉडी से और देखेंगे कितना वॉल्यूम होता है उसका। ठीक है। जिस रास्ते जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों लेना है हमें। चलो यहां देखो, तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, इसके 2 अलग अलग कंपोजिशंस हैं। आप जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का जो अमाउंट है वो 55 से 60% के बीच में होता है, और जो ब्लड सेल्स का अमाउंट है ये 40 से 45% कहता है। मतलब ये है कि ब्लड प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है आपके ब्लड वॉल्यूम में। ब्लड प्लाज्मा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है आपके ब्लड में इन रिस्पेक्ट टू योर ब्लड सेल्स, है ना। और आप जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का अगर बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में 90% के आसपास तो या उससे भी कहीं ज्यादा वाटर ही होता है। प्लाज्मा में बात करें इसमें 7 to 8% के आसपास प्रोटीन्स होता है, और 1 से 2% में अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, यूरिया होता है ना। और भी देखो हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं। तो 1 से 2% में आपका ग्लूकोज का पार्ट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, इसमें यूरिया भी होता है, कई सारे हार्मोन्स भी होते हैं, है ना? इसमें फिर आयंस वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह होता है।
इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, तो ये सब 1 से 2% में मेनली तो इसमें क्या बताओ प्रोटीन्स है और मोस्टली तो वाटर होता है इसमें। ब्लड प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट क्या बताओ पानी होता है उसमें, पानी पानी है आपके खून में, खून नहीं ये पानी है, ठीक है, बस उसमें कलर मिला दो तो रेड हो गया वो, कलर मिला रेड नहीं होता। यहाँ देखिए अब प्रोटीन्स की बात करें अगर, मैंने कहा कि ये मोस्टली प्रोटीन्स है आने को, और इस प्रोटीन में क्या देखिए जैसे एक नाम है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, देखो ये 4 मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स हैं। अगर आपके पूछा देखो ब्लड में 70-80 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, अगर पूछा जाए कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 70 to 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज देयर, बट the most abundant protein and the most important protein of your blood plasma is albumin, globulin, prothrombin and fibrinogen. ये लिख लीजिएगा कि जो 4 मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन आपके ब्लड में है उसमें सबसे ज्यादा एल्बुमिन होता है। Most abundant protein of your blood is albumin, and we know that this albumin maintain our blood osmotic pressure. लिख लेना, इस पॉइंट को लिखते जाना। एल्बुमिन के बारे में जानते हैं ना, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है आपके बॉडी का, आपके बॉडी का नहीं, आपके ब्लड प्लाज्मा का। मोस्ट एबंडेंट तो कोलेजन होता है बॉडी में, बट अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो उसमें एल्बुमिन होता है, एंड दिस एल्बुमिन मेंटेन आर व्हाट ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दैट व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई पूछे आपसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बताओ, व्हाट डू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज दैट। तो देखो इसे कहते हैं वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, आपके ब्लड में कितना वाटर रिटेन कर सकता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज द मेजरमेंट ऑफ ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आप लिख रहे हैं ब्रैकेट में, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ ब्लड कहता है इसको, कि आपके ब्लड में कितना वाटर रिटेन करेगा, ये जो मेजरमेंट है इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर से बताया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसके बाद देखिए जो इसमें ग्लोबुलिन देखा जाता है, देखो यहां पर आप देखिए, ग्लोबुलिन देखो ये 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा बीटा होता है इसको एक तरह का कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में, कॉपर के ट्रांसपोर्ट में, आयरन के ट्रांसपोर्ट में ये इन्वॉल्व होता है। अल्फा बीटा जो है वो कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी, मतलब आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कई तरह के ये कैरियर प्रोटीन्स होता है। सिंपली याद रखिएगा, अल्फा बीटा कैरियर प्रोटीन्स की तरह काम करता है, और गामा जो होता है देखो इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, और ये एंटीबॉडी बनाता है, तो ये डिफेंस में आ जाएगा। देखो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन नाम सुना है ना, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है बच्चों,
यस, और देखो बाकी ये दोनों जानते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, इसे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहते हैं। बेटा गामा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इंटरफेरॉन अलग चीज होता है। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है बताओ? अरे एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, लिखा नहीं हुआ आईजीएम। आईजी का मतलब वहां क्या होता है? आईजीएम, आईजीए, आईजीटी। व्हाट इज आईजीएम? आईजी यहाँ क्या होता है बताओ? अरे आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ही होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 12वीं क्लास वाले में। ठीक है बच्चों, हाँ, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये मैंने बता दिया। देखो ब्लड प्लाज्मा का क्या इसमें पार्ट होता है। अब देखिए ब्लड सेल्स के बारे में, इसको मिटा दो यहां से। अब देखो ब्लड सेल्स, जिसको आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, आपको पता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अरे गामा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है, होता कहां है? इंटरफेरॉन्स के 3 टाइप होते हैं, सॉरी मतलब ग्लोबुलिन के 3 टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा इम्यूनोग्लोबुलिन ही एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। यहां देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप है देखो ब्लड में आपके, ब्लड सेल्स कहते हैं इसको। देखो एक याद रखना, आरबीसी का फॉर्मेशन आपके रेड बोन मैरो में होता है, डब्ल्यूबीसी आपके रेड बोन मैरो के साथ साथ ये जो आपके लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं वहां भी सिंथेसाइज होता है। इवन के जो सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन होता है आपका, वहां भी बनता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन आपके रेड बोन मैरो में भी होता है और सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स में भी बनता है ये। आरबीसी केवल कहां बनेगा बताओ? रेड बोन मैरो में। और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी होता है कहां? केवल आपके रेड बोन मैरो में। तो ऐसा कहना कि जितने ब्लड सेल्स होते हैं सबके सब केवल रेड बोन मैरो में ही बनता है, ये गलत हो जाएगा। कई सारे ऐसे लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं जिसका फॉर्मेशन आपके सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स में भी होता है। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा कहना कि सभी के सभी ऑल द ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड ओनली इन द रेड बोन मैरो, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। लिम्फोसाइट्स वगैरह जानते हैं आप, इसका फॉर्मेशन आपके सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स में भी होता है। समझ में आ गया बच्चों? फिर देखो आप जानते हो कि जो रेड बोन मैरो होता है, जो आरबीसी होता है, आरबीसी ये मैमल्स में ई न्यूक्लिएटेड होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है, और ये भी ई न्यूक्लिएटेड होता है।
और याद रखना इसका फॉर्मेशन जो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट ऑफ रेड बोन मैरो। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके जो सेल्स होते हैं, देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के, ये माइटोसिस से बनता है थ्रू माइटोसिस ऑफ स्टेम सेल्स, ये भी माइटोसिस से बनता है थ्रू माइटोसिस, लेकिन ये ए माइटोटिक होता है, इसको ए माइटोटिक सेल्स भी कहते हैं। हाँ जी, मेगा कैरियोसाइट ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपके रेड बोन मैरो में मिलता है। ये टाइप ऑफ बिगर साइज सेल्स होते हैं, देखो स्टेम सेल्स की तरह होता है ये। मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से, उसके फ्रेगमेंटेशन से बनता है क्या, प्लेटलेट। तो यहां माइटोटिक डिवीजन नहीं कहते। माइटोटिक डिवीजन किसके लिए हो गया बताओ? आरबीसी का फॉर्मेशन स्टेम सेल्स के माइटोसिस से होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन स्टेम सेल्स के माइटोसिस से होता है। हाँ जी, लेकिन जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन है ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, इसको ए माइटोटिक कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? कोई बड़ा पार्ट टूट टूट कर बनता है प्लेटलेट, और यहां न्यूक्लियस नहीं होता। फिर देखो, फिर देखा जाए तो आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है, 4.5 to 5.5 मिलियन कहते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर। देखो अगर आप नंबर ऑफ आरबीसी की बात करेंगे तो 4.5 से 5.5 मिलियन होता है। 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, mm क्यूब वॉल्यूम के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है, देखो ये 6000, या देखो इसमें ऐसा कहता है 7000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, और ये लगभग 1.5 लैक्स, 1 to 1.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। देखो ठीक है बच्चों, तो नंबर की बात करें तो आरबीसी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, अगर देखा जाए तो ब्लड सेल्स में लगभग 98 से 99% तक तो केवल आपका आरबीसी ही होता है, 1 से 2% पे दोनों होता है। देखो 98 to 99% ऑफ ब्लड सेल्स आर आरबीसी ओनली। और आप जानते हैं कि इसमें जो इसका लाइफ है, जो जो मतलब जो इसका अमाउंट है, ये मैक्सिमली कंट्रीब्यूट होता है आपके ब्लड में। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 1 से 2% दोनों आते हैं। देखो इसके बाद देखिए, फिर देखो इसका जो लाइफ है आरबीसी का 120 डेज होता है। लाइफ ऑफ अ मैच्योर आरबीसी, फंक्शनल आरबीसी का लाइफ देखो, लाइफ ऑफ आरबीसी कहते हैं 120 डेज, इसका फ्यू आवर से मिनी इयर्स तक भी कहते हैं। लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी, और ये भी फ्यू डेज कहते हैं इसमें। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो मैंने कहा कि वेरिएशन ऑफ जो लाइफ स्पैन है 120 डेज का, डब्ल्यूबीसी का लाइफ वेरी करता है, फ्यू आवर्स से काफी साल तक हो सकता है। जैसे कहते हैं
न्यूट्रोफिल्स वगैरह का लाइफ काफी कम होता है और लिम्फोसाइट्स का लाइफ बहुत ज्यादा होता है। आपसे मेनली पूछा जाता है, देखो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो ये लाइफ स्पेन होता है 120 डेज सिंपली। ठीक है ना बच्चों? और अब मैं बता रहा हूं आपको, अब देखो क्वेश्चंस जो पूछे जाने हैं आपसे कि आप कि आरबीसी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये तो जानते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है। देखो अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो आरबीसी का रोल जो होता है, देखो ये गैसियस ट्रांसपोर्ट में होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है ब्लड के विस्कोसिटी में। ब्लड अगर विस्कस है, ब्लड की विस्कोसिटी का जो मेन कंट्रीब्यूटर है, देखो डब्ल्यूबीसी की बता लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, फ्यू इयर्स टू मेनी इयर्स, फ्यू आवर्स टू मेनी इयर्स कहा जाता है। वेरिएबल लाइफ स्पैन होता है इसका। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने क्या कहा कि आरबीसी का अगर आपसे रोल पूछा जाए आपसे कि आरबीसी करता क्या है, तो आरबीसी का मेन रोल गैसियस ट्रांसपोर्ट में है, ब्लड के विस्कोसिटी में है ना। अरे रुक जाओ यार, क्यों कलर के पीछे पड़े हुए हो तुम? मुझे नहीं पता, आप ढूंढ लीजिए अपने बुक में। जो पढ़ाया जा रहा है वो उस पर ध्यान नहीं है। कलर रेड होता है उसका, येलो होता है। आरबीसी का कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं मिस्टर पराग। मैं रिकमेंड करता हूँ किताब तुम्हें 2-4 वहां पढ़ना है अभी से, गाइटन गेनॉन और दूसरी किताबें लेके बैठ जाइए आप। यार जिस चीज का कोई रेफरेंस नहीं है, जिस चीज का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, वहां क्यों आप लोग लटके रहते हो यार? तुम्हारे पास होगा ना, देख लेना पुराने, तुम्हारे पास एलन का, आकाश का, या फिर उधर हेलिक्स वगैरह का नोट्स रखा होगा आपके सामने, पढ़िए, उसमें मिल जाएगा लिखा हुआ आपको। आई विल नॉट इंटरटेन एनी यूजलेस सेंसलेस क्वेश्चन जिसका कोई रेफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार लिख दिया आपने, अगर मुझे लगेगा कि ये जरूरी बताना है तो मैं बताऊंगा। डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली। इससे क्या होगा, आप लिखने पे ध्यान रहेगा आपका, आप मैं क्या लिखूंगा वो उस पर ध्यान नहीं रहेगा। अरे तुम्हारे सामने नोट्स रखा हुआ है, पढ़ लो उसको। क्यों एडमिशन लिया तुमने यार यहाँ पे? नंबर आता नहीं है तुम लोगों के, इतना ही पढ़ लिया था तो क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ तुम लोगों का, बताओ? यही सब उलूल जुलूल, एलएन का जो इतना बड़ा बड़ा मोटी मोटी किताबों का जो नोट्स पड़ा हुआ था ना आप लोगों के पास। ये लो किताब लो, ये अभी से रिकमेंड करता हूँ, देखो। हाँ देखो, ये नाम लिख लो, लिख लो इसको, मिस्टर पराग, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ। ह्यूमन एनाटॉमी का किताब है ये, टोटोरा का। और बताऊं किताब, दिखाता हूँ तुम्हें किताब, ये देख लो, लिख लो। इसमें आपको देखो, ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ना होता है, अभी पढ़ लीजिए आप। लिख लिया नाम? इसमें लाल क्यों होता है, वो पीला क्यों होता है, हरा क्यों हो जाता है बाद में, फिर नीला भी हो जाता है और आदमी का हैप्पी बर्थडे हो जाता है, वो क्यों होता है, वो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा इसमें आपको। फिर देखो, आपको पता है कि आरबीसी का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, देखो इसमें साइटोप्लाज्मिक पार्ट तो काफी कम होता है इनफैक्ट, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आरबीसी इज ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन। तो आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आरबीसी इज occupied by hemoglobin। और जानते हैं इसमें आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में।
और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है। और याद रखना हीमोग्लोबिन एक तरह का ब्लड बफर भी होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो बफर का तरह काम करता है, वो पीएच को भी मेंटेन रखता है। तो ट्रांसपोर्ट भी है, ऑक्सीजन का भी है, CO2 का भी है, ये ब्लड बफर की तरह काम करता है। और मैंने कहा था कि आरबीसी का जो एक मेन रोल है वो है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कहता है। ब्लड में कितना विस्कोसिटी है, ब्लड कितना गाढ़ा होता है। देखो हर तरह का जो सॉल्यूट है, ब्लड बफर, अरे पीएच, ब्लड का देखो, आप कहते हैं कि आपके ब्लड में एसिडिक नेचर है या उसका अल्कलाइन नेचर है, तो आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन रखना, बफर सिस्टम जानते हो ना, तो बफर का काम क्या होता है, बफर पीएच तो मेंटेन रखता है, ठीक है। और विस्कोसिटी मैंने बता दिया कि विस्कोसिटी का मतलब है कि ब्लड का थिकनेस कितना होगा। तो मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द ब्लड विस्कोसिटी इज द आरबीसी, क्योंकि इसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था अबाउट द पार्ट ऑफ आरबीसी। अब देखो, अब मैं बताऊं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिए ये डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है। देखो, एक लिखते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट कहता है। देखिए डब्ल्यूबीसी के ये दो टाइप हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। आपको पता है कि ये क्या है? जैसे मान लो ये एक डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर देखो ऐसे, और इसके अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है देखो, और इसके बाहर ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं। देखिए अलग अलग केमिकल नेचर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, देखो सो ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इसी ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे आप जानते हो कि ये जो ग्रेनुलोसाइट्स है इसके तीन टाइप होते हैं। देखिए, एक न्यूट्रोफिल होता है, एक बेसोफिल होता है और एक एसिडोफिल होता है। देखो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ग्रेन्यूल्स, वो किस तरह के, आपने पढ़ा होगा जो स्टेनिंग मेथड होता है ना, स्टेनिंग कहता है, स्टेनिंग विद डाई। ये जो ब्लड सेल्स है वो किस तरह की स्टेन को एब्जॉर्ब कर सकता है, न्यूट्रल स्टेन है, बेसिक स्टेन है या एसिडिक स्टेन। इओसिन वगैरह जानता है, इओसिन एसिडिक होता है ना, मिथिलीन ब्लू वगैरह बेसिक डाई होता है, एजियो डाई न्यूट्रल डाई कहते हैं। वो सब जरूरत नहीं आपको, नो नीड। इतना याद रखिएगा, स्टेनिंग के मेथड पे ही ये नाम दिया गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल कहता है कि किस तरह के स्टेन से, किस तरह के डाई से वो स्टेन होगा, एसिडिक डाई है, बेसिक डाई है या न्यूट्रल डाई होगा। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल कहा जाता है। ये तीन तरह। और एसिडोफिल को क्या बोलते हो, इसी को इओसिनोफिल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये तीन तरह के क्या हो गए बताओ, ग्रेनुलोसाइट्स। और देखिए यहां पर अब अगर मैं बताऊं आपको ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, तो इसके देखो दो टाइप हैं, आपने पढ़ा होगा। क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स, देखो इसमें न्यूक्लियस तो होता है, देखो इसमें न्यूक्लियस तो होता है बट कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होता। और इवन इसके क्या, देखो इसके तीन टाइप बताए जाते हैं।
पढ़ा होगा। मिली तो ही कहता है ना, क्या क्या होता है बताओ। एक कहते हैं लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट होता है इसमें, है ना। इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब अगर मैं बताऊं, देखो सब में न्यूक्लियस का पार्ट कॉमन है, न्यूक्लियस सब में होता है, बट न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। जैसे देखिए आप, मोनोसाइट्स को लार्जेस्ट ब्लड सेल कहा जाता है, इसको लार्जेस्ट ब्लड सेल कहते हैं। और इसमें आप जानते हैं किडनी और बीन सेट होता है, देखो न्यूक्लियस, बीन सेट कहते हैं, बीन बीन और किडनी सेट होता है, देखो न्यूक्लियस इसका, न्यूक्लियस इसका मोनोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स में ये या तो ओवल है या स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस होता है, ओवल और स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस होता है। अगर आप न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो देखो ये मल्टी लोब्ड होता है, देखो ऐसे, ये मल्टी लोब्ड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस कहते हैं इसको पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। कोई फिक्स्ड शेप नहीं है इसका, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपल लोब्स होते हैं इसमें, मल्टी लोब्ड कहा जाता है न्यूट्रोफिल्स में। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है इसको, पीएमएन पढ़ा होगा आपने, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, पीएमएन सेल्स, न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं ना। इसके बाद देखो जो बेसोफिल्स होते हैं, इसमें सिग्मोइड शेप होता है, देखो ऐसे, देखिए इस तरह का न्यूक्लियस होता है, तो देखो सिग्मोइड शेप कहते हैं। और एसिडोफिल्स में देखिए ये बाइलोब्ड होता है, देखो ऐसे, डंबल सेट होता है, देखो ऐसे, बाइलोब्ड कहते हैं, बाइलोब्ड, डंबल सेट, बाइलोब, दो लोब होता है देखो इसमें। तो ये देखो मैंने बता दिया कि ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ये वेरी करता है। देखो लिम्फोसाइट्स में स्फेरिकल या ओवल शेप कहते हैं, मोनोसाइट्स में ये किडनी और बीन शेप कहते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स है वहां पे मल्टी लोब्ड होता है, पॉलीमॉर्फिक कहते हैं इसको। बेसोफिल्स में सिग्मोइड शेप होता है, और एसिडोफिल में ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड, डंबल शेप का होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और देखो आपको फंक्शन पता है कि लिम्फोसाइट्स का काम होता है, इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक, इसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये पढ़ेंगे बाकी क्लास में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आपको पता है लिम्फोसाइट्स के टाइप होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स वगैरह जानते हैं आप। तो फंक्शंस की बात करें अगर, तो लिम्फोसाइट्स का काम स्पेसिफिक डिफेंस देता है आपको, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये बी और टी क्या है ये आपको बताया जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से, ठीक है। मोनोसाइट जानते हैं आप, ये करता है फेगोसाइटोसिस, इंगल्फ करता है, ये ब्लड में जो माइक्रोब्स वगैरह घूम रहे होते हैं उसको खाता है ये। तो मोनोसाइट का काम फेगोसाइटोसिस में होता है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है, इसको मोस्ट एबंडेंट आप जानते हैं, WBC भी कहते हैं इसको। न्यूट्रोफिल्स का काम देखो क्या होता है, ये भी करता है क्या, फेगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया वगैरह मोस्टली खाता है, जो स्मॉल साइज के होते हैं ना, फेगोसाइटोसिस कहा जाता है इसको। इसको माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है आपके ब्लड का, माइक्रो पुलिसमैन न्यूट्रोफिल्स को। इसका नंबर
अमोंग डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होता है। अभी नंबर बता दूंगा आपको, कर देखना है। बेसोफिल जानते हैं आप? बेसोफिल का काम बताओ। ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और यहां से हिपेरिन भी आता है, याद रखिएगा। ये मैंने कहा था ये मास्ट सेल के जैसा ही होता है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, serotonin and heparin. It is equivalent to your mast cell of connective tissues. ये बताया था मैंने आपको। और आप जानते हैं कि हिस्टामिन वगैरह जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो बेसोफिल्स का काम देखो मेनली कहते हैं मीडिएट एलर्जिक रेस्पॉन्स, मीडिएट एलर्जिक रेस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एलर्जी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जिसे कहते हैं। कहीं पे इंजरी हो वहां पे जो इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है आपका, या उसको छोड़ दीजिए आप, कोई भी जो एलर्जिक रेस्पॉन्स आपकी बॉडी को मिलता है वो बेसोफिल्स की वजह से होता है। हिस्टामिन जानते हैं ये इंपॉर्टेंट केमिकल है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। हिस्टामिन डायलेटर होता है। सेरोटोनिन कंस्ट्रिक्टर कहते हैं, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है। हिस्टामिन डायलेट्स द ब्लड वेसल, सेरोटोनिन कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, और हिपेरिन जानते हैं ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। ठीक है ना बच्चों? और याद रखना कि जो एसिडोफिल है, देखो एसिडोफिल ये एंटी एलर्जिक होता है, ये एंटी एलर्जिक होता है, और ये फेगोसाइटोसिस भी करता है। देखो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूसिनोफिल वगैरह क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जो एंटी एलर्जिक है या एंटी हिस्टामिन की तरह वर्क करता है। तो यूसिनोफिल सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स एंड दैट इज एंटी हिस्टामिन, मतलब वो एलर्जिक को रिवर्स करता है। देखो तो इसको एंटी एलर्जिक कहते हैं। हाँ देखो ऐसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि जैसे वर्म वगैरह होता है, अगर आपकी बॉडी में हेलमिंथिस वगैरह का इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशंस में हेलमिंथिस का जो केमिकल है उससे एलर्जी हो सकता है आपको। बट उस समय क्या होगा, हेलमिंथिस के इन्फेक्शन में आपके ब्लड में इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाएगा, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाएगा जो एलर्जी को कम करे, उस केमिकल को वो न्यूट्रलाइज करे। ये सही बात है, एसिडोफिल की वजह से ये एलर्जी के रिएक्शंस को इनहिबिट करने की कोशिश करता है, एंटी एलर्जिक होता है। मतलब ये बेसोफिल का उल्टा काम करता है, ये बेसोफिल का उल्टा काम करता है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? अब देखो एक चीज याद रखना, आपके ब्लड में अगर देखा जाए अमाउंट डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा तो न्यूट्रोफिल है, उसके बाद लिम्फोसाइट है, उसके बाद मोनोसाइट है, उसके बाद एसिडोफिल है, और सबसे कम बेसोफिल होता है, मतलब इओसिनोफिल कह सकते हैं। नॉट लेट मंकी ईट बनाना, या डू नॉट लेट मंकी ईट बनाना कह सकते हैं। देखो याद हो जाएगा। हाँ हो गया टाइम, बट ये सीक्वेंस याद रखना, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है 60 to 70% अमॉन्ग डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 7 to 8%, इओसिनोफिल नियरली 2% के आसपास होता है, और बेसोफिल नियरली 1% के आसपास होता है। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने बता दिया सीक्वेंस है। देखो सबसे ज्यादा अमॉन्ग डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट है, उसके बाद मोनोसाइट है, उसके बाद इओसिनोफिल है, और सबसे कम बेसोफिल होता है।
समझ में आ गया? चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको WBC के बारे में। अब आपको अगली क्लास में मसल्स है, प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में बताऊंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।